हेलो स्टूडेंट्स, इट इज़ विनोद आचार्य। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कुछ बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट कि व्हाट इज़ साइंस, व्हाट इज़ फिजिक्स, व्हाट आर द डिफरेंट अप्रोचेज इन फिजिक्स। एंड टुडे हम एक नए टॉपिक के साथ अपना लेक्चर शुरू करते हैं और आज का हमारा टॉपिक है, टॉपिक टू बी कवर्ड आर द बेसिक फोर्सेज इन नेचर। हम सभी ने पढ़ा हुआ है कि फोर्स क्या होता है। फोर्स हिंदी मीडियम वाले बच्चों ने पढ़ा है, फोर्स बल। इट इज ए पुश और पुल which can change the position of the object. फोर्स एक पुश या पुल है जो किसी ऑब्जेक्ट में चेंज कर सकता है। यदि ऑब्जेक्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड, फोर्स की वैल्यू कम रह जाती है तो हो सकता है चेंज भी ना हो। तो हमारे पास बेसिक फोर्स जितने नेचर में हैं वो हमने 4 टाइप्स में डिवाइड किए हुए हैं और ये फोर्सेज हमारे पास, द फर्स्ट वन इज द ग्रेविटेशन फोर्स। नाइन्थ क्लास में पढ़ा हमने इसको और नाइन्थ में आपने इसका नाम सुना होगा, गुरुत्वाकर्षण बल। याद कीजिए, जैसे ही ग्रेविटेशन का नाम आता है तो हमारे मन में न्यूटन याद आता है। न्यूटन्स वो स्टोरी कि यहाँ एक एप्पल है, अर्थ पे जा रहा है, यहाँ से न्यूटन के मन में आया भाई ये नीचे ही क्यों जा रहा है, ये ऊपर भी जा सकता था। यहाँ से नाइन्थ में हमने बहुत अच्छी तरह पढ़ा था न्यूटन्स लॉ रो। और ग्रेविटेशन फोर्स याद लीजिए, हमने देखा था कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है। ये ऑब्जेक्ट है जिसका द्रव्यमान m2 है, जिसे हम हिंदी मीडियम में द्रव्यमान बोलते थे, अब उसे हम मास बोलना शुरू हुए हैं। ये m1 m2 है, ये दोनों रे सेंटर रे जो बीच में जो डिस्टेंस है इट इज r, एंड देन f इज इक्वल टू g m1 m2 बाई r स्क्वायर। ये हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था। ये हमने पढ़ा है अच्छी तरह, 9th क्लास में पढ़ा है हमने। इस जो ये फॉर्मूला हमारे पास है, न्यूटन्स फॉर्मूला, ये जो सूत्र हमारे पास है, इसको ध्यान से देखें। हमने इसको बनाया ऐसे था कि F समानुपाती है m1 और m2 की मल्टीप्लिकेशन के प्रोडक्ट के, दोनों द्रव्यमान के गुणनफल के, और F व्युत्क्रमानुपाती है r स्क्वायर। फिर इन दोनों को हमने ऐड किया था और हमारे पास आया था F m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। और फिर जब ये जो अनुपात वाला हमारा जो निशान है ये हमने बराबर में कन्वर्ट कर दिया था और उसके लिए कांस्टेंट एक स्थिरांक हमारे पास आ जाता है और तब हमारे पास आया था m1 m2 बाय r स्क्वायर। यहाँ से जो बात आज हम बोलना चाहते हैं वो ये है, ये जिसकी हमें ज़रूरत है, जिससे हम अपने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की एक प्रॉपर्टी फाइंड आउट करें। मैथमेटिक्स में हमने बहुत बार ऐसे पढ़ा है कि y बराबर इज इक्वल टू mx, ये लाइन की इक्वेशन, या फिर इसको ऐसे बोलते हैं हम y इज इक्वल टू x। और सिंप्लीफाई देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि यदि x की वैल्यू बढ़ती जा रही है तो y की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। If x is equal to 1, then y is equal to 1. x is equal to 4, then y is equal to 4. It means x और y आपस में प्रोपोर्शनल है, x और y आपस में समानुपाती है। और यदि हमारी स्थिति ऐसी हो y is equal to 1 by x, then x is equal to 1, then y is equal to 1,
एच इक्वल टू 2, एच बराबर 2 पुट किया हमने इसमें यहाँ, और y बराबर आ रहा है हमारा 1/2। यदि x बराबर 3 है तो y बराबर आया 1/3। इट मीन्स y और x आपस में समानुपाती नहीं है। समानुपाती या प्रोपोर्शनल, यहां समानुपाती के लिए हमने वर्ड यूज करते हैं हम प्रोपोर्शनल। यहां x और y आपस में प्रोपोर्शनल नहीं है, वो एक दूसरे से उल्टे हैं। यदि x का मान बढ़ता जाएगा तो y का मान कम होता जाएगा, और यहां इसको हमने ऐसे लिख दिया y, और ये जो व्युत्क्रमानुपाती होता है इसको हम बोलते हैं अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये मैंने इसलिए बोला, इस बात के बारे में जो चर्चा हुई है। यहां देखिए, अब जब हम ग्रेविटेशन फोर्स देख रहे हैं, न्यूटन्स का ये फॉर्मूला है फॉर ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसमें हमें नजर आ रहा है कि F इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r²। F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। इस प्रकार यदि किसी फॉर्मूले में ऐसा r², द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट, वो नीचे आ जाती है, डिनोमिनेटर में आ जाती है, तो उसे हम बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ। बात यह है कि ये जो फोर्स है, इसके फॉर्मूले में और r² में आपस में जो संबंध है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और यहां देखो y और x में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और यहां देखिए दूसरी ये देखिए y और x अब भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, पर अब x नहीं है, x² है। तो इसे हम बोलते हैं ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो है पर ये x² है। तो यहां हमारे पास r की बजाय r² है। यदि किसी फॉर्मूले में ऐसा हो जाता है कि उसमें r² नीचे आ जाता है और r उन दो ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस है, तो हम उस सूत्र को, उस फॉर्मूले को ऐसा बोलते हैं कि यह एक इनवर्स स्क्वायर लॉ है। यह एक इनवर्स स्क्वायर लॉ है। Let us come to the point. What do you mean by the gravitation force? What do you mean by the gravitation force? Gravitation, what do you mean by gravitation? The force of attraction between any two, the force of वह बल, वो भी attraction, आकर्षण वाला बल, between any two bodies, दो वस्तुओं के बीच, in the universe, यूनिवर्स होता है ब्रह्मांड, ब्रह्मांड की तीन दो वस्तुओं के बीच का आकर्षण बल, ड्यू टू इट्स मासिज, जो उनकी मास की वजह से होता है। मास इज द ओरिजिन ऑफ द ग्रेविटेशन। मास इज द ओरिजिन ऑफ द ग्रेविटेशन। मास की वजह से ही ग्रेविटेशन शो करती है कोई भी बॉडी। तो ये डेफिनेशन दोबारा पढ़ेंगे हम। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज इन द यूनिवर्स ड्यू टू इट्स मासेस इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण बल, ब्रह्मांड की किन्हीं दो वस्तुओं के बीच में जो उनके द्रव्यमान, उनके मासिज की वजह से होता है, इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशन फोर्सेज? फर्स्ट वन, दे ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। इट मीन्स जो ग्रेविटेशन फोर्स है उनके फॉर्मूले में 1/r² आएगा। इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब अभी हमने बात की थी, इनवर्स स्क्वायर लॉ वो लॉ होते हैं जिनके फॉर्मूले में 1/r² आता है। उसके बाद द नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दीज आर अट्रैक्टिव इन नेचर। ये फोर्सेस हमेशा अट्रैक्टिव होंगी। अट्रैक्टिव का क्या मतलब होता है? आकर्षण।
इसमें एयर बॉडी दूसरी बॉडी रो, जब भी ये हमारी पहली बॉडी है, ये हमारी दूसरी बॉडी है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, इन दोनों के बीच में यदि ग्रेविटेशन है तो वो ये वाला फोर्स इसको अपनी तरफ खींचेगा और यहाँ वाला इसको अपनी तरफ खींचे। दे आर अट्रैक्टिव, दे आर अट्रैक्टिव इन नेचर ऑलवेज, दे आर attractive, these are attractive in nature, these are weakest force in nature, these are the weakest forces in nature। यह नेचर में पाए जाने वाले जितने भी हमारे पास फोर्सेज हैं, हमने अभी तक पहले ही फोर्स का नाम लिया है, हमारे पास 4 बेसिक फोर्सेज हैं, उन सब में सबसे वीक फोर्स है ये। These are the weakest forces in nature। अब मन में अटपटा सा तो लग रहा है ना, क्योंकि देखो ये देखिए ये हमारा सन है और इसके चारों तरफ ऐसे रिवॉल्व कर रही है अर्थ, ये अर्थ हो रही, ये अर्थ का ऑर्बिट है। अब जब इतनी दूर से अर्थ और जो हमारा सन का सिस्टम है, यदि इनके बीच में ग्रेविटेशन है और हमें लग रहा है कि हम बोल क्या रहे हैं कि जो हमारा ग्रेविटेशन है इट इज़ द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, तो इतनी दूर से जो फोर्स काम कर रहा है वो तो इतना कम कैसे हो सकता है। इसको आप फील भी कर सकते हैं हम, जैसे जब भी इस दुनिया में ये अर्थ और ये मैं ही हूँ, ये ऑब्जेक्ट है और इन दोनों के बीच में भी ग्रेविटेशन है। यदि मैं चल पा रहा हूँ, देखो मेरे पैरों के बीच में और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशन है, हमेशा ग्रेविटेशन है। यदि ग्रेविटेशन फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होती तो मैं अपना पैर ही नहीं उठा पाता। इट इज वीक फोर्स, इट इज ए वीक फोर्स। यदि एक सामान नीचे पड़ा है उस सामान के बीच में, और यदि मैं इसको यहाँ रख देता हूँ या इसको किसी भी चीज़ को हम नीचे रख देते हैं तो देयर 2 बॉडी हो रही है हमारे पास, नीचे अर्थ है ऊपर ये बॉडी है। यदि इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशन की वैल्यू ज़्यादा होती तो मैं ये मार्कर नहीं उठा पाता। तो दीज आर द वीकेस्ट फोर्सेज इन नेचर। द अनदर वन, दीज आर द लॉन्ग रेंज फोर्सेज। लॉन्ग रेंज, इनकी जो रेंज है वो बहुत लंबी है। इसका मतलब ये हो रहा है कि जब ये काम करते हैं, जब ये फोर्स काम करेगा तो जो ऑब्जेक्ट है उनके बीच में यदि ज़्यादा दूरी भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है जो अर्थ और सन के बीच में कितनी दूरी है, स्टिल द ग्रेविटेशन इज एग्जिस्टिंग हियर, तब भी उनके बीच में ग्रेविटेशन काम कर रहा है। ये फोर्स जो है बहुत लंबी दूर तक काम कर सकता है। These are the long range forces, and the next one, they are central forces. They are the central forces। इस चीज को आपने समझना है कि सेंट्रल फोर्स कौन से होते हैं। अभी हमारे पास यहाँ हमें ये पता है कि हमने फोर्स इज ए वेक्टर, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये 9th क्लास में हमने ये पढ़ा। सभी बच्चे हिंदी मीडियम के हैं तो मैं दोबारा बोलता हूं, बल एक सदिश राशि है। सदिश का मतलब वो होता है, याद कीजिए, वो राशियां जिनका परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है, जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। 9th क्लास में हमने इसको पढ़ा था कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज, ऐसी राशियां जिनका परिमाण भी होता है और जिनकी डायरेक्शन भी होती है, जिनकी दिशा भी होती है, वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाती हैं। और वेक्टर फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब ये हुआ कि जब फोर्स 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में, ग्रेविटेशन की बात कर रहे हैं हम, जब वो काम करेगा तो उसकी एक दिशा होगी। यहाँ वाला फोर्स जो है ये इन दोनों के बीच में, इसको हमने बोला कि एक दूसरे को खींचेगा, इसका मतलब इसकी एक दिशा भी होगी। तो यदि मैं इस ऑब्जेक्ट के सेंटर को और इस ऑब्जेक्ट के सेंटर को दोनों को मिला दूं तो एक लाइन हमारे पास आ चुकी है जी, दोनों को सेंटर से मिलाने से। अब यदि यहां जो फोर्स काम कर रहा है वो इस लाइन की दिशा में काम करता है, इस लाइन के साथ साथ काम करता है, उसकी दिशा, इस फोर्स की, यहां लड़ने वाले फोर्स की दिशा वही होगी जो इन दोनों वस्तुओं के सेंटर के बीच की लाइन की है, उसी के
इसी के ऊपर से ही वो काम करता है, तो ऐसे फोर्सेज को हम सेंट्रल फोर्सेज कहते हैं। एंड द नेक्स्ट वन, एंड इट्स ऑल अबाउट द ग्रेविटेशन फोर्स, एंड द नेक्स्ट वन इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, द फर्स्ट वन हमने पढ़ा ग्रेविटेशन फोर्स, और दूसरा जो फोर्स हमारे पास है वो है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जब भी एक बात और, जब भी हमारे पास दो ऑब्जेक्ट होते हैं, ये फर्स्ट वन ऑब्जेक्ट है हमारा, पहला ऑब्जेक्ट है, और ये हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट है, यदि इन दोनों के बीच में कोई फोर्स है, ये फोर्स काम कर रहा है इसके बीच में, ये कुछ भी हो सकता है, ग्रेविटेशन फोर्स भी हो सकता है, ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी हो सकता है, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स भी हो सकता है, जो आगे पढ़ाएंगे हम। तो हमारी ये थ्योरी ये कहती है कि इन दोनों के बीच में जो ये फोर्स लड़ रहा है, ऐसे था ये ऐसे, इस लाइन जो ये सेंटर वाली लाइन था, तो इन दोनों के बीच में, इस ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट, इस वस्तु और इस वस्तु के बीच में पार्टिकल्स का आदान प्रदान चलता रहता है, छोटे छोटे कणों का आदान प्रदान चलता रहता है, पार्टिकल की एक्सचेंज चलती रहती है, पार्टिकल एक्सचेंज होते रहते हैं इनके बीच में सभी फोर्सेज में। और हमने बात की थी अभी ग्रेविटेशन की, तो ग्रेविटेशन में जो ऐसा पार्टिकल जिसकी एक्सचेंज दोनों के बीच में होती रहती है, मान लो इसको हम सन मान लें, अर्थ मान लें, अर्थ और सन का एक सिस्टम हुआ, और अर्थ और सन के बीच में फील्ड पार्टिकल्स, ये जो पार्टिकल्स होते हैं इनको हम फील्ड पार्टिकल बोलते हैं। फील्ड पार्टिकल की एक्सचेंज हमेशा चलती रहती है और उनका नाम है ग्रेविटोन। उन फील्ड पार्टिकल का क्या नाम है? ग्रेविटोन। सिमिलरली हम इस पहले ये देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है। ऐसा फोर्स जो चार्जेस के बीच में काम करता है। द फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज द फोर्स एक्टिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज द फोर्स, ये वो बल है एक्टिंग, जो एक्ट करता है, कार्य करता है बिटवीन द चार्ज पार्टिकल्स। जो चार्ज पार्टिकल, ये चार्ज पार्टिकल हमारा यहाँ है, एक चार्ज पार्टिकल हमारा यहाँ है। चार्ज का मतलब हम सभी समझते हैं, 10th में हमें पढ़ा है, चार्ज को आवेश बोलते हैं। हमने ये बोल दिया कि ये भी एक आवेशित वस्तु है, चार्ज पार्टिकल है, ये भी एक चार्ज पार्टिकल है। इनके बीच में जो फोर्स हो रहा वो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो रहा। यहाँ रीजन तो, यहाँ ओरिजिन क्या है इसका? जैसे याद रखो अभी हमने ग्रेविटेशन पढ़ा था, ग्रेविटेशन में बोला था हमने कि ग्रेविटेशन तब पॉसिबल है जब दोनों वस्तुओं के पास मास हो, द्रव्यमान हो। उसी तरह यहाँ इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स तभी पॉसिबल है जब दोनों ऐसे हों, इनके बीच में क्या हो, इन पर चार्ज हो। चार्ज इज द ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जैसे हमारा मास इज द ओरिजिन ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स था। तो दोबारा डेफिनेशन दोबारा देखिए आप, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स काम करता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। इतना तो हमने पढ़ा है 10th में कि ये हमारा एक चार्ज है, आवेश है, और आवेश जब रेस्ट पे होता है, आवेश जब रेस्ट पे होता है, रेस्ट को क्या बोलते हैं हम हिंदी में? विराम अवस्था में होता है। यस, जब वो विराम अवस्था में होता है तो वो इलेक्ट्रिक फोर्स उत्पन्न करता है, वो इलेक्ट्रिक फोर्स उत्पन्न करता है। जब चार्ज इज एट रेस्ट, यदि हमारा चार्ज जो है वो रेस्ट पे है तो ये फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स हमारा प्रोड्यूस होता है। और यदि ये चार्ज मोशन में हो, चार्ज चल रहा है, चलते हुए चार्ज, ऐसे जैसे हमने पढ़ा था विद्युत धारा में इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, जो मोशन ऑफ चार्जेज है, तब वो इलेक्ट्रिक फोर्स भी प्रोड्यूस किया था उसने, और मैग्नेटिक फोर्स भी। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि हमारे चार्ज विराम अवस्था में है तो सिर्फ प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिक फोर्स,
और यदि हमारा चार्ज मोशन में है, जो आवेश जब चलते हैं तो वो दोनों फोर्स उत्पन्न करते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स भी और मैग्नेटिक फोर्स भी। इन दोनों को एक ही नाम से पुकारा जाता है, कलेक्टिव नाम है इनका, इन दोनों का एक ही नाम है। और इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स को एक ही नाम से हमने बुला दिया और उसका नाम रख दिया हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसको एक बार पढ़ लेते हैं हम डेफिनेशन। चार्जेज एट रेस्ट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फोर्स, जब चार्ज रेस्ट पे होते हैं तो वो उत्पन्न करते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स, वाइल जबकि चार्जेज इन मोशन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स कलेक्टिवली, सामूहिक रूप से इनको कॉल्ड बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जब चार्ज रेस्ट पे हैं तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स उत्पन्न होता है, जब वो मोशन में होते हैं तो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों प्रोड्यूस होते हैं और दोनों का एक ही नाम ले दिया जाता है और वो है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स? दे मे बी अट्रैक्टिव, द फर्स्ट वन, दे मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। अट्रैक्टिव होता है आकर्षण, यह बल दो तरह का हो सकता है, यह आकर्षण भी हो सकता है इस बल में और प्रतिकर्षण भी हो सकता है। याद है हमें अच्छी तरह, याद कीजिए जब आवेश थे हमारे पास, जब हमने 10th में आवेश पढ़े थे और हमने देखा था कि यदि आवेश प्लस प्लस है, समान आवेश है, तो उनके बीच में फोर्स लगेगा जो उनको दूर लेकर जाएगा। अब ये फोर्स, यदि ये दोनों आवेश हैं, याद अब अभी तो पढ़ा हमने, यदि आवेशों के बीच में जो फोर्स है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, इन दोनों के बीच में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। अब यदि यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का नेचर पता चल रहा है कि जैसे इन दोनों को पास लाया जाएगा ये दूर जाएंगे, इसका मतलब यहाँ जो नेचर आएगा वो रिपल्सिव होगा। सिमिलरली यदि हमारे पास एक चार्ज ये है जो पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा जो चार्ज है हमारे पास वो नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ इससे क्या हो रहा, ये एक दूसरे के पास आएंगे, ये दूसरे के पास आएंगे, इनमें अट्रैक्शन हो रहा। तो यहाँ नेचर कैसा आ रहा है, अट्रैक्टिव, ये दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में दोनों टाइप का नेचर हो सकता है, ये डिपेंड करेगा कि आपके चार्ज कौन से टाइप का है। ये रिपल्सिव भी हो सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और हमारे अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं। दूसरी तरफ जो हमने ग्रेविटेशन पढ़ा वो हमेशा ही अट्रैक्टिव होता है। यस, साथ में कंपैरिजन भी करते जा रहे हैं। They obey the second property, they obey inverse square law। अब इनवर्स स्क्वायर लॉ हमने पढ़ा, इनवर्स स्क्वायर लॉ जब हमने ग्रेविटेशन का पढ़ा तो हमने देखा था कि उसके फॉर्मूले में F/a ऐसे आया था, उसके फॉर्मूले में ये चीज आई थी, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला था, न्यूटन्स का फॉर्मूला हमारे पास था और उस फॉर्मूले को मैंने देखा था, क्या था वो फॉर्मूला, F बराबर G m1 m2 by r square। it is Newton's law of gravitation, Newton's law। सिमिलरली हमारे पास चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। ये फॉर्मूला जैसे ग्रेविटेशन का फॉर्मूला होता है ऐसे ही हमारे पास ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है और इसको बोलते हैं हम कूलाम लॉ। कूलाम का नियम, इसने हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला दिया था। अब इस फॉर्मूले को ध्यान से देखें, इसमें भी जो F है, ध्यान से देखिए, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर। तो हमने यहां भी हमने वही बात बोली है कि दे ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब द थर्ड वन प्रॉपर्टी हमारे पास, दे आर दी सेंट्रल फोर्सेस, दे आर दी सेंट्रल फोर्सेस। सेंट्रल फोर्सेस कौन से थे कि जो दो, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास दो चार्ज हैं, ये दो आवेश हैं, ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है और इन दोनों को यदि मैं मिला दूं तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगा वो इस लाइन, उसकी डायरेक्शन इस लाइन वाली ही होगी। दे एक्ट अलोंग द लाइन, वो उसी लाइन पर
एक्शन करते हैं, दे एक्ट अलोन द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द टू चार्जेस एंड द नेक्स्ट वन दे आर लॉन्ग रेंज फोर्सेस, दे आर दी लॉन्ग रेंज फोर्सेज। इट मीन्स यदि हमारे ऑब्जेक्ट दूर भी हैं, एक ऑब्जेक्ट यहाँ है, दूसरा ऑब्जेक्ट थोड़ा और दूर है, तो और उनके पे दोनों पे ही चार्जड हैं वो दोनों, तो उनके बीच में जो फोर्स हो रहा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो रहा, और वो दूरी पे इतना डिपेंड नहीं करेगा भी। ऐसा नहीं है कि कोई चार्जेज के बीच में दूरी बढ़ा दी तो उससे हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो खत्म हो जाएगा, खत्म नहीं हो रहा। उसकी देखो दूरी से ये तो फर्क पड़ रहा है, पता चल रहा है कि फोर्स दूरी के साथ कम होता जाएगा। ये रहा, ये हमारा बल है और ये दूरी है, दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत कर्मानुपाती है, लेकिन वो खत्म नहीं हो रहा है, दूर लंबी रेंज तक काम करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। एंड द लास्ट वन द फील्ड पार्टिकल इज फोटोन। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ये अभी बताया था मैंने कि जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशन होता है तो उनमें एक पार्टिकल का एक्सचेंज होता है और उस पार्टिकल का नाम मैंने दिया था ग्रेविटोन। उसी तरह जब दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स काम करता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगातार उसकी वजह से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से इन दोनों के बीच में कुछ पार्टिकल्स का, कुछ छोटे छोटे कणों का आदान प्रदान चलता रहता है और उन फील्ड पार्टिकल्स का नाम है फोटोन। एंड इट्स ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो डियर स्टूडेंट, वी हैव 4 टाइप्स ऑफ फोर्सेज इन नेचर, 4 टाइप्स, and today we studied only 2 types of forces, the gravitation forces as well as electromagnetic force. लास्ट जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम अपने दोनों जो फोर्सेज बचे हैं, हमारे पास 2 फोर्सेज बचे हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक फोर्सेज। इन फोर्सेज को अगले लेक्चर में पढ़ेंगे और साथ के साथ सभी बच्चे इस नोट्स अपने बनाते रहिए। और किसी भी बच्चे ने ये नहीं सोचना है कि मैं हिंदी मीडियम से आया हूँ और इंग्लिश मीडियम में मुझे प्रॉब्लम आएगी। थोड़ा हो सकता है शुरू में थोड़ा आपको वैसी प्रॉब्लम आए, अदरवाइज साइंस ही रहती है। हम साइंस पढ़नी है, हम इन्हें लैंग्वेज नहीं पढ़नी है भाई हमने इंग्लिश का प्रोफेसर बनना है, नहीं, ऐसा नहीं है। साइंस ही रहती है। यदि एवेपोरेशन, पानी का एक बात बोलना चाहता हूँ मैं, यदि हमारे पास सामने पानी है तो पानी को मैंने बोल दिया सामने वाटर है तो वाटर ही है। यदि पानी की भाप बनी है, पानी का वाष्पन हुआ है तो पानी की एवेपोरेशन हुई है। सेम चीज़ें वही रहती हैं, भाषा सिर्फ हमारे विचारों का आदान प्रदान हो सकता है। तो आप सभी ध्यान से पढ़ते रहिए। जितने भी लेक्चर्स, जितनी भी पूरी हमारी ये फर्स्ट यूनिट शुरू किया है, फर्स्ट यूनिट का ये दूसरा ही लेक्चर है हमारा, तो सारे लेक्चर्स सीरीज वाइज आपको हम प्रोवाइड करवाएंगे। ओके, थैंक यू।